गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट किया था, उसमें अपने इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का कर लिया था। अब चैप्टर को स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ मैटर। यहीं से आपके चैप्टर स्टार्ट है, टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इस बेस पे मैटर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो अपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले वीडियोस में पहला लेक्चर में मिलेगा। कौन कौन से हैं? सॉलिड मैटर होगा, सॉलिड स्टेट हो जाएगी सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के लिए था शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डेफिनेट, बोथ आर डेफिनेट। गैस के लिए था शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर अनडेफिनेट। ये बातें तो आपके बचपन से पड़ी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड के लिए वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा? डेफिनेट, वॉल्यूम डेफिनेट होगा, बट शेप जो होगी वो कंटेनर पे डिपेंड करेगी, अनडेफिनेट या डू नॉट डेफिनेट, जो भी लिखे। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करूं तो सॉलिड में लिखना है हाईएस्ट, गैस में लिखना है मिनिमम। मिनिमम भी इतना मिनिमम कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है। लिक्विड के लिए लिखना है मोर देन गैस एंड लेस देन सॉलिड। ऐसे लिख दूं, लिक्विड के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस से ज़्यादा होंगे बट सॉलिड से कम होंगे। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है गैसों की, कंप्रेसिबिलिटी है, फ्लो टेंडेंसी है, डिफ्यूजन है, उनका कोई ज़्यादा अभी रोल नहीं है, आपको कल बता दिया था। अब मेन टॉपिक जो अपने करेंगे, अपने केमिस्ट्री में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो मेजरेबल हो, वो कौन कौन सी है? तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज 4 होती है। मास, जो नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये 4 प्रॉपर्टीज मेजरेबल प्रॉपर्टी है। इन चारों प्रॉपर्टीज को लेकर के अपन गैसियस लॉ पे डिस्कस करेंगे। गैसियस लॉज, यही से आपका सिस्टमेटिक चैप्टर स्टार्ट है। गैसियस लॉ से पहले की सारी चीजें कॉमन थी, वो आपने पहले से स्टडी कर रखा है। गैसियस लॉ में जो फर्स्ट लॉ था वो प्रपोज किया था रॉबर्ट बॉयल ने। इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ। क्या है बॉयल्स लॉ? सिंपल वे में समझना। अगर मैं इस पेपर की बात करता हूं, इस पेपर की अमाउंट फिक्स है। मान लो ये 10 ग्राम का है, मतलब इसका मास 10 ग्राम है, तो ये 10 ग्राम ही रखूंगा मैं। इस पर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, मतलब इन्वायरमेंट का रूम टेम्परेचर मिल रहा है अभी इसको, तो T कांस्टेंट है, मास डेफिनेट है। अब मैं इस डेफिनेट मास का कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम की बात करता हूं। मान लीजिए इसका वॉल्यूम ये, इस पे प्रेशर लग रहा है 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और ये इसका वॉल्यूम है 1 एटमॉस्फेयर पे इसका वॉल्यूम ये। अब मैं अपने हाथों से फोर्स लगा के इस पर प्रेशर को इंक्रीज करूं। जब मैं इस पे प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा देखना। मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, बट मास सेम है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ क्या बना? फिक्स मास ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर। तो लॉ क्या बना वो समझना।
according to Boyle's law, according to Boyle's law, the mass of the the volume of the fixed mass of gas is inversely proportional to pressure of gas at constant temperature. According to this law, the volume of the fixed mass of gas inversely proportional to pressure at constant temperature. अब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाऊँ तो कांस्टेंट लिया K अपॉन P. कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू अनवेरिएबल हो, कभी वेरिएबल नहीं हो. PV को इस साइड में लाए तो PV इज इक्वल टू आएगा K. K कांस्टेंट है, इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट. जैसा मान लीजिए मैंने ये कहा कि P1 V1 इक्वल है K के, तो P2 V2 भी इक्वल होगा K के, क्योंकि K तो कांस्टेंट है. ऐसे समझो P की वैल्यू 2 है, V की वैल्यू 10 है, तो PV कितना आएगा 20. अब मैंने इस P को 4 कर दिया, तो इक्वेशन 1 देखो, P डबल करोगे तो वॉल्यूम हाफ होगा, तो ये P डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा. अभी भी इसकी वैल्यू K की कितनी है 20. इसका मतलब PV जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो अब ये समझो P1 V1 इक्वल के, P2 V2 इक्वल के, इट मीन्स P1 इक्वल होगा, P1 V1 इक्वल होगा P2 V2 के. तो वॉल्यूम को सेम साइड में लो, प्रेशर को सेम साइड में, तो क्या आ जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, जो इक्वेशन 1 से आपको डायरेक्ट भी पता है, पहले कई बार एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये फॉर्मूला आएगा. अब इनके कर्व कैसे बनाए वो समझना. इक्वेशन नंबर 1 का कर्व समझना एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इस साइड में वॉल्यूम वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे प्रेशर है. जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा. अब यहां टेम्परेचर चेंज नहीं किया मैंने, अगर टेम्परेचर चेंज करता तो ये कर्व ऐसे भी आ सकते थे. सभी में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट टेम्परेचर चेंज है. जैसे ये T1, ये टेम्परेचर T2 पे है, ये T3, ये T4. तो सेम प्रेशर पे जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा. तो ये तो अभी चार्ल्स लॉ पढ़ने के बाद देखेंगे. अभी जो आपने पढ़ा है उस पे आपको इतना ही अनुमान लगाना है कि जैसे जैसे P इंक्रीज होगा V डिक्रीज हो जाएगा. इक्वेशन 3 से देखे PV और P में कर्व लें. जैसे जैसे मैं P को इंक्रीज करूंगा तो अभी पढ़ा था PV कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस रेशियो में P इंक्रीज होगा उस रेशियो में V डिक्रीज होगा, तो PV की वैल्यू कांस्टेंट आएगी. न्यूमेरिकल समझना, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं इसके. मान लो 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम है 50 लीटर. तो 40 एटमॉस्फेयर पर वॉल्यूम क्या होगा. फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 40 एटमॉस्फेयर प्रेशर व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 20 एटमॉस्फेयर इज 50 लीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो फॉर्मूला क्या आया, V1 अपॉन V2 इक्वल होगा P2 अपॉन P1. जो इनिशियल आपको गिवन है ये आपके पास P1 एंड V1 है, जो फाइनल है वो आपके पास P2 एंड V2 है. V2 आपको फाइंड करना है. तो V2 किसके इक्वल आया, V2 इज इक्वल टू V1 इंटू P1 अपॉन P2. सीधा पता है प्रेशर डबल किया है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा 25 लीटर. वैल्यू पुटअप करो 50 इंटू 20 अपॉन 40, रिजल्ट क्या आ गया 25 लीटर.
ये एज पर आपके बुक के बॉयल्स लॉ मैंने समझाया है। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ट न्यूमेरिकल चाहे जितने आए, ये फॉर्मूला पता है तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, सॉरी ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब अगर मैं इसके प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस की बात करूं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हो सकता है आपकी बुक में नहीं हो, हो सकता है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आपकी बुक में नहीं हो, बट इसको समझ लो जब लॉ पढ़ा है तो। ध्यान से समझना, ये समुंदर है, सी वाटर, ये सी लेवल हो गया। समुंदर के लेवल पे जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, सबको पता है। माउंटेन पर, हिल स्टेशन पर जो प्रेशर होगा वो लो होगा। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ, P हाई है तो वॉल्यूम कम होगा, P लो है तो वॉल्यूम हाई होगा। इसका मतलब सी लेवल पर गैस का वॉल्यूम कम होगा क्योंकि प्रेशर हाई है। माउंटेन पे, हिल स्टेशन पर P लो है तो वॉल्यूम हाई होगा। ये वॉल्यूम है। अब गैस की अमाउंट फिक्स है। मान लीजिए इसमें गैस के 10 मोल है तो यहां पे भी 10 मोल्स ही रहेंगे, अमाउंट चेंज नहीं करना है। अब देखो यहां पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। यहां पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कम है। इसका मतलब ये जो गैस है ये कंसंट्रेट है और ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डेंसिटी है वो हाई होगी, इसकी जो डेंसिटी है वो लो होगी। अब ये सोचो अगर कोई सी लेवल पे खड़ा है तो उसको ब्रीथिंग के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी हाई डेंसिटी से। अगर कोई माउंटेन पे चला गया तो उसको ब्रीथिंग के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जितना वॉल्यूम वो गेन करेगा उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो ऐसी कंडीशन में इसको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। तो माउंटेन वाले हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वो माउंटेनियर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। क्योंकि हिल स्टेशन पे जो एयर होती है वो डाइल्यूट होती है, लो डेंसिटी होती है, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, इसलिए ब्रीथिंग के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होती, अनऑक्सीडाइज्ड डिजीज हो जाती है। उससे बचने के लिए वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर। बट आपको इतना अच्छे से तैयार करना है। सेकंड लॉ की बात करूं मैं, फर्स्ट अपने कंप्लीट हो गया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड एंड फोर्थ अपने आप पूरे हो जाएगी। चार्ल्स लॉ, इसमें अपने को वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, यहां अपने को प्रेशर कांस्टेंट रखना है। एट कांस्टेंट प्रेशर, वहां क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वहां वॉल्यूम लिया था, यहां पे भी वॉल्यूम है। वहां मास फिक्स था, यहां पे भी फिक्स है। वहां P के साथ रिलेशन लिया था, यहां T के साथ लेना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या रिलेशन बना? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स मास ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसी से मेरे पास इक्वेशन आ गया, V इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाया KT, इक्वेशन नंबर 2। V अपॉन T हमेशा कांस्टेंट होगा, इक्वेशन नंबर 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं V1 अपॉन T1 इक्वल होगा
V2 अपॉन T2 के, या ऐसे लिख दूं V1 अपॉन V2 इक्वल होगा T1 अपॉन T2 के। कर्व बनाए तो अभी जो पीछे कर्व बनाए तो उससे इजीली बना सकते हैं। अगर मैंने V एंड T के बीच कर्व लिया तो इस तरह का कर्व आएगा। जैसे जैसे T इंक्रीज होगा V इंक्रीज होगा। अब इसको डिफरेंट प्रेशर पे लेता हूं, तब देखना डिफरेंट प्रेशर पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर सेम रख दूं, P1 P2 P3। हर सिचुएशन में देखो T इंक्रीज हो रहा है, मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा, मान लो P1, तो T इंक्रीज होने से V इंक्रीज हो रहा है, P2 पे भी इंक्रीज हो रहा है, P3 पे भी इंक्रीज हो रहा है। बट डिफरेंट कर्व किसकी वजह से है? प्रेशर। जैसे मैंने टेम्परेचर को सेम रखा, मान लीजिए मैंने ये टेम्परेचर लिया, इस टेम्परेचर पे देखो अलग अलग प्रेशर पे वॉल्यूम अलग अलग है। जिसका प्रेशर हाईएस्ट है, सॉरी, जिसका प्रेशर हाईएस्ट है उसका वॉल्यूम लोवेस्ट है। T तो कांस्टेंट हो गया, अब P3 हाईएस्ट है तो इसका वॉल्यूम लोवेस्ट है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे P इंक्रीज हो रहा है, P इंक्रीज ये डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। सेम सिचुएशन बॉयल्स लॉ में थी। देखो अगर मैं इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे लेता तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होता, ये मान लीजिए T1 सबसे ज्यादा, T2 T3 T4 वो चेंज आता जाता। तो अब चार्ल्स नियम के अंदर, चार्ल्स लॉ में ये समझना, पहला कर्व तो आपके समझ में आ गया, थर्ड कर्व समझो इक्वेशन नंबर थर्ड से। अगर मैं कर्व V अपॉन T और T में लेता हूं तो जिस रेशियो में T इंक्रीज होगा उसी रेशियो में इक्वेशन 1 से V इंक्रीज होगा, तो इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ये दो कर्व याद रखो। जब इसका क्वेश्चन आएगा ना तब आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कैसे आएगी वो समझना। मैंने ये कहा कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T है। अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर दूं तो गैस का वॉल्यूम डबल होगा। तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया कि कांस्टेंट प्रेशर पे 5 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम है 50 लीटर, तो सेम प्रेशर पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करे तो वॉल्यूम क्या होगा। अब आपका रिजल्ट डायरेक्ट आएगा कि वॉल्यूम 100 लीटर हो जाएगा। अब आपने 100 लीटर कैसे निकाला है? क्योंकि आपने ये कहा कि टेम्परेचर डबल हो गया 5 से 10, इसलिए वॉल्यूम भी डबल होगा। बट आपको चेक करना है कि टेम्परेचर डबल हुआ या नहीं हुआ, ऐसे चेक करना है। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के इक्वल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल है। अब ऐसे समझो, मान लीजिए आपको कहा कि इसको सॉल्व करो 1 अपॉन टी को, जैसे a की वैल्यू फाइंड करनी है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन टी है, और कहा कि a की वैल्यू फाइंड करो। एक बच्चा इस वैल्यू को फाइंड करता है और आंसर देता है मिनिमम, एक बच्चा इसको फाइंड करता है, आंसर देता है मैक्सिमम, इन्फिनिटी। कैसे दिया समझना, मान लीजिए T की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसने T की वैल्यू 0 पुटअप कर दी उसका रिजल्ट तो इनफाइनाइट आ गया, और जिसने इसको कन्वर्ट कर लिया 273 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया उसका रिजल्ट आएगा 1/273। टेम्परेचर तो दोनों जगह सेम है ना, बट यहां इन्फिनिटी रिजल्ट आया मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप टेम्परेचर से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री 273 केल्विन के इक्वल है। तो अब ऐसे समझना, आपके पास टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो केल्विन में कितना था?
273 ऐड कर दो, 278 केल्विन। 10 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल था? 283 केल्विन। अब चेक करो, यहां तो आपको फील हो रहा था डबल हो रहा है, क्या रियल में डबल हुआ क्या? डबल तो नहीं हुआ, 278 से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 283। तो रिजल्ट क्या आएगा वो समझना, V2 अपॉन V1 इक्वल होगा T2 अपॉन T1। अपने को V2 फाइंड करना है, कितना होगा समझना, V2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इंटू V1। T2 की वैल्यू है 283 केल्विन, T1 है 278 केल्विन, V1 है 50। सॉल्व कर लेना इसको, 50.89 लीटर आएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेट सेम ही रह गया 50 के आसपास ही, जबकि आपकी जल्दबाजी में डबल आ जाता। तो आगे से याद रखना है, टेम्परेचर को चेंज करना है किसमें? केल्विन में। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो अब ये फॉर्मूला आया कहां से वो समझना। एक क्वेश्चन और करा के फिर फॉर्मूला कैसा आया वो बताता हूं। एक्चुअल में टेम्परेचर डबल कब होता है वो समझना। ये ऐसे कैसे हो गया? एक सेकंड बेटा, ये ऐसे नेट कैसे आ गया? एक सेकंड बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करते अपने। एक सेकंड, कहाँ से होगा ये? टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। अरे राकेश, एक मिनट आना बेटा, इसको रिमूव कर यार, ये बीच में चलते चलते ऐसे हो गया, अपने आप ही ये हो गया। हो गया? पहले वाला कैंसिल तो नहीं हुआ ना? 193। ओके, अब समझना बेटा इसको। अगर मैंने ये कहा, क्वेश्चन समझना, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन। मैंने 0 डिग्री से इंक्रीज किया 273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होगा? 546 केल्विन। अब चेक करो, टेम्परेचर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 0 डिग्री से 273 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करोगे तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। और अपने जल्दबाजी में क्या करते हैं, 1 डिग्री से 2 डिग्री करते हैं, उसको डबल मान लेते हैं। जबकि 0 डिग्री से 270 डिग्री तक इंक्रीज करोगे तब वो 2 टाइम्स है केल्विन के अकॉर्डिंग। इसका न्यूमेरिकल कराता हूं, समझना डबल का। फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड आउट द टेम्परेचर of gas, temperature of fixed amount of gas at constant pressure, at constant pressure when volume of gas twice of the volume of gas at 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो टेम्परेचर फाइंड करो जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था उसका ट्वाइस हो जाए। तो रिजल्ट समझना, T1 अपने को गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला। इसको केल्विन में लेता हूं तो 273 केल्विन होगा। वॉल्यूम V1 की बात करें, इसको आप कुछ भी कंसिडर कर लो, मान लीजिए मैंने V कंसिडर कर लिया, मैं इसको 1 ml
100 ml, 1 लीटर, 1000 लीटर, कुछ भी कंसिडर कर सकता हूं। V2 कंडीशन अप्लाइड की है कि वो टेम्परेचर फाइंड करो जिस पर वॉल्यूम 0 डिग्री पर जो वॉल्यूम था उसका ट्वाइस हो जाए। तो 0 डिग्री पे आपने V कंसिडर किया तो यहां 2V हो जाएगा, यहां पर 100 लेते तो यहां 200 आ जाता। तो T2 आपको फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला था अपने पास में? V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 अपॉन T1। V1 कितना है आपके, सॉरी T2 फाइंड करना था। T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इंटू T1। V2 कितना है आपके 2V, V1 कितना है V, T1 कितना है 273 केल्विन। आंसर क्या आया 546 केल्विन और 273 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप 0 डिग्री से 273 डिग्री तक इंक्रीज करोगे तब वॉल्यूम डबल होगा। अब यहां एक बहुत अच्छी बात समझने को मिली जिससे चार्ल्स लॉ बना था। क्या समझने को मिली? ऐसे समझो, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम था मान लीजिए V, ठीक है। 273 पे कितना हो गया ये? 273 डिग्री सेल्सियस पे ये 2V हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि जब आपने टेम्परेचर 0 डिग्री से 273 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ, फाइनल कितना हुआ मीनिंग नहीं, ये फाइनल वॉल्यूम है। V फाइनल नाम दे देता हूं इसको, V फाइनल। ये मेरे पास है V इनिशियल। अब आपसे पूछे कि इंक्रीज वॉल्यूम कितना है, मतलब आपको डेल्टा V फाइंड करना है कितना इंक्रीज हुआ। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल कितना है 2V, इनिशियल कितना था V, इंक्रीज कितना हुआ V। अगर मान लो आपने 100 लीटर लिया तो फाइनली 200 लीटर होगा, तो इंक्रीज होगा 100 लीटर। अब समझना टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया 273 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, इनिशियल वॉल्यूम का ट्वाइस हो गया, इनिशियल वॉल्यूम का ट्वाइस हो गया। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ, इनिशियल वॉल्यूम आपने V इंक्रीज किया, V इंक्रीज हो गया। इंक्रीज्ड वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ V, कब, जब 273 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया। 1 डिग्री इंक्रीज करते तो कितना इंक्रीज होता V अपॉन 1 अपॉन 273 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 1 अपॉन 273 पार्ट इंक्रीज होगा। इनिशियल वॉल्यूम क्या था V, पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करे कितना इंक्रीज होगा V इंटू 1/273। तो इसको पर डिग्री कैलकुलेट करते जाओ 273 तक, सबको ऐड करेंगे तो फाइनली V इंक्रीज होकर फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 2V। इसको ऐसे समझो, अगर मान लीजिए, अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम है V0, चाहे जितना हो ये, तो आपसे ये पूछे T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम फाइंड करो। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है वॉल्यूम V0, T डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो अभी अपने क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम इंक्रीज्ड 1/273 पार्ट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर राइज्ड 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करोगे तो इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट इंक्रीज होगा। तो मैं इसको फाइनल वॉल्यूम ऐसे मान लूं T डिग्री सेल्सियस पे V फाइनल या VT, T पर VT ले रहा हूं। इनिशियल वॉल्यूम था V0, वो तो एज इट इज रहेगा। अपने को फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइनल का मतलब इनिशियल तो एज इट इज प्लस जो ग्रोथ हुई, ग्रोथ कितनी होती है, इनिशियल वॉल्यूम का
1/273 पर डिग्री पे 1 डिग्री इंक्रीज करे तो इनिशियल का 1/273 इंक्रीज होता है जो इनिशियल में बाइंड हो जाएगा। अपने कितना इंक्रीज किया t, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया t से। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई 1। चार्ल्स लॉ एक्चुअल में वो नहीं है v डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। चार्ल्स लॉ एक्चुअल में ये है कि पर डिग्री टेम्परेचर राइज करे तो इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इससे अपने पास Vt क्या आया, V0 कॉमन आ गया 1 + T/273। यहां आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अब इससे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं, ये वाला कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या था V0 की जगह मैंने V माना है, तो किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल होगा, तो देखना किस टेम्परेचर पे डबल होगा। इसको मैंने V2V कंसिडर किया, वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पे इसका डबल हो जाए। इसको मैंने V कंसिडर किया 1 + T/273। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो ये आया मेरे पास 273 + T/273। 273 आ गया, इधर ले आओ 273, कितना हो जाएगा 546 V = 273V + T। V से V कैंसल, V से V कैंसल, T = क्या आ जाएगा, एक सेकंड कहीं मिस्टेक कर दी क्या आपने, प्लस वाला था, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता। एक सेकंड यहां से वापस लेता हूं, ये अपने ट्वाइस हुआ 2V, ये V रहा, ये 273 + T हुआ, ऐसे हुआ है। तो ये हुआ 2V = इसको बाहर लाओ 273V, ये इस V को पहले इधर ही ले आओ ना, झंझटी खत्म कर दो, V को इधर ले आओ, V से V कैंसल, V से V कैंसल, कितना बच गया 2 = 273 + T। फिर भी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है अपने इसमें, तो 273 प्रॉब्लम किस में, एक सेकंड, इसमें अपने कहीं न कहीं मिस्टेक करके चले हैं। फॉर्मूला अपने पास सही आ गया, V0 1 + T/273, T फाइंड करना है, इसको डबल करना है, इसको सीधा डबल कर दूँ 2, इसको 1 कर लिया, एक ही बात है वो तो एलसीएम लेने पर। यहाँ एलसीएम आया 273, ये मेरे पास बचा 273, ये मेरे पास बचा T, ठीक है। इसको इधर लाए, 273 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 2 × 273 = 273 + T, ठीक है। इसको किया 546 = 273 + T, तो T = आ गया 546 - 273 = 273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे डबल हुआ था। तो यहां अगर आप डायरेक्ट लेते हो V1/V2 T1/T2, तब तो टेम्परेचर केल्विन में यूज करना है, बट अगर आप इस इक्वेशन से यूज करते हो तब आप डिग्री सेल्सियस में यूज कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन का कंक्लूजन लिखने के लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी थी। अब कंक्लूजन क्या है वो समझना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं कंक्लूजन, -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है। किस पर, -273 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन है, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0, देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस। ये आपको फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको आपने VT कंसिडर किया इस फॉर्मूले में।
वी टी इज इक्वल टू वी जीरो 1 प्लस टी की वैल्यू गिवन है आपको -273, क्योंकि अपने 0 डिग्री से लेके चले इसको, अपॉन 273। वी टी इज इक्वल टू आएगा वी जीरो मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हुआ 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0। गैस का वॉल्यूम कितना है 0। इसका मतलब ये हुआ कि -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। गैस का वॉल्यूम 0 होने का मतलब गैस एग्जिस्ट नहीं करती, गैस एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये टेम्परेचर ऑब्टेंड नहीं कर सकते। अपने कौन सा टेम्परेचर ऑब्टेंड नहीं कर सकते, -273 डिग्री सेल्सियस। क्यों ऑब्टेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। कौन सा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। इस टेम्परेचर को कौन से टेम्परेचर को, -273, या इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं 0 केल्विन। -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 0 केल्विन। इस टेम्परेचर को नाम देंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, किस टेम्परेचर पर गैस एग्जिस्ट नहीं करती। द टेम्परेचर एट विच गैस डू नॉट एग्जिस्ट। डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब जब वॉल्यूम 0 हो जाए। इस इक्वेशन से Vt 0 कब होगा, जब T की वैल्यू -273 आएगी। अगर आपको ये Vt 0 करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब T -273 हो। इसका मतलब -273 या 0 केल्विन को क्या नाम दिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कभी ऑब्टेंड नहीं होता। अब इससे मैं कर्व बनाऊं, समझना। इस साइड में वॉल्यूम है, इस साइड में टेम्परेचर है। एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर एंड वाई एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम है। यहां टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर मान लीजिए 273 डिग्री सेल्सियस, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये प्लस में मान लीजिए 273। अब अपने ये पढ़ा था कर्व V और T के बीच में कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, देखो इस जगह से ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस जो था, 0 डिग्री के आगे तो वॉल्यूम प्लस में, ये टेम्परेचर माइनस में गया, वॉल्यूम डिक्रीज होता गया, और -270 के ऊपर वॉल्यूम कम होते 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 आकर के कितना हो गया 0। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो बाकी हर टेम्परेचर के ऊपर गैस का कुछ न कुछ वॉल्यूम है। यहाँ पे ये वॉल्यूम है, फिर इतना हुआ, फिर इतना, ये कम होते होते फाइनली यहाँ आके कितना हुआ 0। इस टेम्परेचर को कभी ऑब्टेंड नहीं कर सकते। इसी टेम्परेचर को नाम देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो केल्विन में होगा 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में होगा 273। जो चार्ल्स लॉ है वो सेम गैलुसेक लॉ है, वो सेम एवोगैड्रो लॉ है, तो उनमें अपने ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो अपन कल पढ़ेंगे। तो आज अपने 2 लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो आज के लिए काफ़ी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।